नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम धामी ने की राज्य पलायन आयोग की बैठक। सीएम आवास सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। रिवर्स पलायन स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी दिया गया जोर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित भी इस दौरान किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम आवास सभागार में बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। रिवर्स पलायन स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 कार्यक्रम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों को देखने का अवसर है। आज हमारे गांव विकास के सहभागी बनने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रही हैं। इस योजना के पीछे हमारा उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना है। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमों को बढ़ाने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। आगे सीएम धामी ने कहा है कि योजना से 13,000 से ज़्यादा उद्यम करने वालों को सहयोग भी दिया जा चुका है। 8,000 से ज़्यादा मातृशक्ति को उद्यमिता से भी जोड़ा गया है। आज हमारी जो मातृशक्ति है, उसके आत्मसम्मान और कड़े परिश्रम के द्वारा आत्मनिर्भरता की जो यात्रा आगे बढ़ रही है और हमारे लिए भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक बहनें लखपति दीदी बने और लखपति दीदी के बाद करोड़पति दीदी बने। मैं आज जो है अपनी सभी बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है, इसी आ ही गया है, शुरू हो गया है। कुछ बहनों ने मुझे आज रक्षा सूत्र भी बांधा है। मैं रक्षाबंधन की भी आप सबको पहले से ही जो है अभी से बधाई दे देता हूं। और इस बार हमने ये भी तय किया कि हमारी बहनों को रक्षाबंधन के दिन जाने की बस में हम लोग छूट करते थे, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि एक दिन बहनें अपने भाई के पास, अपने माता पिता के पास, अपने मायके में जाती हैं, उसी दिन नहीं लौट कर आती हैं। इसलिए उनको एक दिन की नहीं, अब उनको 2 दिन जो है बसों में आने जाने की पूरी तरह से जो है उनकी यात्रा निःशुल्क होनी चाहिए। ये हमारा एक अपनी बहनों के प्रति सम्मान है, उनके प्रति एक हमारा भाव है कि उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप जैसी बहनें जो काम कर रही हैं, इतने सुंदर सुंदर उत्पाद बना रही हैं। मुझे भी अभी देखिए कोई लिंगड़े का अचार देके गई, कुछ मुझे प्रसाद देके गई, कुछ अन्य जो है जो उनके द्वारा बनाए हुए अच्छे अच्छे पूजा स्थल थे, मंदिर थे। तो मैंने देखा कि वास्तव में जो भी उत्पाद आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनकी मांग आज देश और दुनिया में बढ़ रही है। और मैं आपकी इस मेहनत को, आपकी लगन को, आपके परिश्रम को और आपके स्किल को मैं नमन करना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा काम कर रही हैं आप। आपके उत्पादों की पहचान बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। कठिन परिस्थितियां होते हुए भी आपके चेहरों पर जो मैं मुस्कान देख रहा हूं, सुकून देख रहा हूं, आत्मसंतोष का भाव दिख रहा हूं और एक आत्मविश्वास भी मैं आपके चेहरों पर देख रहा हूं। जो बहनें पहले घर चलाती थी, अब घर परिवार तो चला ही रही हैं, घर परिवार के साथ साथ पूरा गांव भी चला रही हैं। पूरे प्रदेश की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को चलाने में भी अपना योगदान दे रही हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रदेश का जो परिवेश है वो कठिन है और इन कठिन परिस्थितियों ने हमें सिखाया है कि राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इरादे मजबूत हैं तो हमको अपने लक्ष्य से पहुंचने पर कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, कोई बाधा हमारे मार्ग में रुकावट नहीं पैदा कर सकती है।
भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के उत्साही युवाओं में भी कुछ कर गुजरने की इच्छा है। हमारी साहसी जो मातृशक्ति है, उनके हाथों में हुनर है। हमारे जो किसान हैं, उनके पास कठिन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव है। इतना ही नहीं, जो स्थानीय उत्पाद है, हमारे देश दुनिया के बाजारों तक पहुंच बनाने की उनकी पूरी क्षमता है। जरूरत केवल इस बात की है कि उनको एक सही दिशा मिले, हुनर को जो है सही पहचान मिले, सही आवश्यकता मिले और उनके जो सपने हैं उन सपनों को नया अवसर मिले। इसीलिए मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री उद्यमशाला ये पहले से भी चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी। और आप लोगों को भी इसका नाम ही नहीं पता होगा, क्या नाम था करके। कौन बताएगा? इंक्यूबेटर, रूरल इंक्यूबेटर। हाँ, तो उसको थोड़ा सरल नाम बना दिया हमने, ठीक है ना? इसका नाम थोड़ा बदल दिया था भाई साहब ने। तो हमें लगा कि नाम ऐसा होना चाहिए जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए और ये क्या काम करती है, क्या काम ये हमारी उद्यमशाला करती है, इसमें क्या होता है, ये भी सबकी समझ में आ जाए। क्योंकि इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे प्रदेश में हमारे युवा हैं, हमारे अन्य उद्यमी हैं या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, सबको कोई ना कोई काम मिले। और युवा विशेष रूप से वो रोजगार मांगने वाले न बने, ये रोजगार ढूंढ रहे हैं, बल्कि रोजगार उनको ढूंढे, उनकी योग्यता को ढूंढे कि उनके अंदर इतनी योग्यता है, इसलिए इनको ये भी रोजगार इनके लिए है, ये भी रोजगार इनके लिए, ये भी काम इनके लिए है। और अब हमारी जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, गांव के साथ साथ आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। हमारे किसान बिचौलियों के बजाय अब सीधे उचित मूल्यों पर बाजार में अपनी उपज को पहुंचाने वाले बन रहे हैं, सीधे उनका कांटेक्ट हो रहा है। और मुख्यमंत्री जो उद्यमशाला है वो भी इसी सोच को धरातल पर उतारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और इस योजना के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे नौजवानों को किस प्रकार से उनको एक ट्रेनिंग मिल सकती है, कैसे उनका मार्गदर्शन हो सकता है। और चूंकि मैं जब भी बैठकों में जाता हूं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमको सोच वहां से शुरू करनी चाहिए कि मैं एक सामान्य परिवेश में रहने वाली हमारी बहन को उसके बारे में विचार करें, एक सामान्य परिवार में रहने वाले किसान भाई के बारे में, एक सामान्य व्यक्ति के बारे में विचार करें कि बीजेपी की संगठनात्मक बैठकों को लेकर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि बैठक बेहद सकारात्मक माहौल से हुई है। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। संगठन की ओर से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उन पर सरकार और जनप्रतिनिधियों की ओर से अमल किया जाता है। उन्होंने कहा कि आगामी समय को देखते हुए संगठनात्मक बैठकों का विशेष महत्व है और इन बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के साथ साथ सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और जनहित के कार्यों को गति देने पर भी चर्चा की जाती रही है। ये बहुत ही सकारात्मक बैठकें भाजपा की होती हैं जिसमें सरकार और संगठन के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने की बात होती है। संगठन से हमें लगातार निर्देश प्राप्त होते हैं और उन निर्देशों पर अमल करते हुए हम अपने कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्रों में संचालित करते हैं। तो इस तरह की जो भी बैठकें होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मार्गदर्शन हासिल होता है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और आपदाओं के चलते किसानों की जमीन को होने वाले नुकसान को लेकर बीजेपी विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतरने के बाद किसान दोबारा अपनी जमीन पर खेती कर सकता है,
लेकिन पहाड़ों में भूस्खलन या नदी नालों के बहाव से जमीन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और कई बार दोबारा खेती करना भी संभव नहीं रहता। विधायक ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रभावित काश्तकारों को उचित मुआवजा और राहत देने के लिए उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी तक कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनी हुई है, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है तो जो प्लेन में है वो खेती वहीं पे रह जाती है और पानी सूख जाता, फिर लोग जो है काश्तकार जो है दोबारा अपने ज़मीन को कमाता है। लेकिन पहाड़ की स्थिति अलग है। पहाड़ में अगर गदरे बढ़ गए, नदी बढ़ गए या कहीं से स्लाइड हो गया तो पूरी ज़मीन तहस नहस हो जाती है और दोबारा वहाँ पे ज़मीन दिखती नहीं कि यहाँ पे कभी ज़मीन रहेगी और उनको बहुत कम मुआवजा मिलता है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लगातार इसके लिए प्रयास उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए जो अनुदान राशि जब खेत बह जाते हैं काश्तकार के, वो बेचारा जो है बिल्कुल जो है ऐसे उस पर आ जाता है, पत्थर पे आ जाता है कि उसके पास ज़मीन नहीं बचती है। तो ये स्थिति पहाड़ में बहुत दयनीय है। लगातार इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और वास्तव में पहाड़ में अब हमारी सरकार ने इस समय जो कृषि बीमा योजना चलाई है उससे भी काश्तकारों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को 2 दिन निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने के मुख्यमंत्री के फैसले को बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधुसूदन जोशी ने अच्छी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि पहले भी रक्षाबंधन और महिलाओं से जुड़े अन्य पर्वों पर राज्य सरकार महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था करती रही थी। प्रदेश की आधी आबादी को सुविधाएं और अधिकार देने से आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब जनप्रतिनिधि वाले अगर एक अच्छी पहल है कि इसमें अगर कार्रवाई हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले भी रक्षाबंधन के दिन और अन्य सार्वजनिक जो हमारे पर्व होते हैं, जो महिलाओं से संबंधित हमारे पर्व होते हैं, उनमें राज्य सरकार निःशुल्क यात्रा का प्रबंध करती है और ये अच्छा कदम है, क्योंकि आधी आबादी को अगर आप उसके अधिकार देंगे, उनको सुविधा देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसके आने वाले समय में फ़ायदे भी मिलेंगे। हमारी बहुत सी महिलाएं स्वरोजगार के लिए या अन्य कामों के लिए इधर उधर उनका आना जाना रहता है और हम तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, संगठन भी निवेदन करेगा, निश्चित रूप से महिलाओं को आने जाने में निःशुल्क यात्रा मिलनी चाहिए और उससे उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध होगा, उनको अपनी सुरक्षा मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। रक्षाबंधन के इतने पावन अवसर पर उन्होंने 28 और 29 अगस्त को बहनों के लिए फ्री सेवाएं, बस की सेवाएं करी हैं। आप देखिए कि इससे ना ही मुख्यमंत्री जी का एक फ्री बस सेवा की नज़र से देखें, बट उनकी एक विज़न आप देखें कि वो बहनों के लिए कितना सोच रहे हैं, आगे के लिए कितना सेंसिटिव हैं और कितना उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कोई बहन बिना रक्षाबंधन के रह ना जाए, अपने भाइयों के कलाई पे वो राखी बांधे और इससे उनकी संवेदनशीलता और कितना अपनत्व का परिचय उन्होंने दिया है ये करके। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सियासी मुद्दा बन गया है। वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अंकिता को न्याय दिलाने के साथ साथ मामले से जुड़े हर पहलू पर निष्पक्ष जांच जरूरी है। खासतौर पर कथित वीआईपी एंगल को लेकर कांग्रेस ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की। पांच छह आदमियों का डेली पूरे प्रदेश को देख रहे हैं। मनोज रावत जी जाएंगे। उनकी ये अंकिता के माता पिता पिछले 4 बरस से जब से जो है उसका हत्या हुई और पूरे प्रदेश में ये आंदोलन ने बड़ा रूप लिया। हमने जांच की मांग की। जन दबाव में इन्होंने सीबीआई जांच की घुमा करा के जांच की बात की है, लेकिन वो जांच जो है ठंडे बस्ते में। अंकिता के माता पिता अभी पिछले दिन राहुल गांधी जी से मिले थे और उनकी जो आशंका थी वो आशंका फिर जो है सही साबित हुई कि जो दोषी थे, जो वीआईपी थे, एक वीआईपी का प्रमोशन करके राजस्थान भेज दिया और एक वीआईपी को जो है भले ही पद से हटा दिया हो लेकिन उसको सीधा दिल्ली भेज दिया। अब हमारी आशंका ये है कि ये लोग दोनों लोग तो बच गए, जो दोनों वीआईपी हैं, तो उस जांच का क्या होगा?
उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार सियासत तेज होती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने तमाम जिला स्तर पर, तमाम मुख्यालयों पर अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे में कई तरह के आरोप भी लगाए। इस दौरान कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि 2022 में ये मर्डर हुआ और ऐसे में क्योंकि बार बार इस चीज को आगे भी रखा जा रहा है कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि राज्य सरकार इसमें बार बार ये दावा कर रही है कि मजबूत पैरवी के कारण ही आज तक जो तीनों आरोपी हैं वो जेल के बाहर नहीं आ सके हैं, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक उसको पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाया। हालांकि राज्य सरकार की ओर से सीबीआई की पैरवी कराने की बात भी की गई है और सीबीआई जांच भी उसमें जारी है, लेकिन बावजूद इसके भी कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है, उठा रही है और बार बार ये कह रही है कि अभी तक भी इसमें कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि 2027 के इलेक्शन अवसर पर हैं और ऐसे में 2027 में एक अहम विषय अंकिता भंडारी हत्याकांड को भी माना जा रहा है, जिसको कांग्रेस जोरों शोरों से उठाने का काम कर रही है। हाल फिलहाल में जो राहुल गांधी है उनसे भी अंकिता के माता पिता मिले थे, लेकिन बावजूद इसके भी अब कांग्रेस इस मुद्दे को और तरीके से अपने अलग अलग एंगल से उठा रही है और कई तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रही है, बीजेपी के नेताओं पर लगा रही है और इसको ये भी देखा जा रहा है कि पूरी तरह से बीजेपी को घेरने में कांग्रेस जुटी हुई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नैनीताल से हाईकोर्ट को बेल पड़ाव शिफ्ट करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार और केंद्र के दावों को लेकर तीखी बहस हुई है। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि सतत विकास हल्द्वानी जैसे मैदानी क्षेत्र में ही संभव है, जबकि पहाड़ों में विकास की चुनौतियां अधिक हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि शिफ्टिंग का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि उसे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। वहीं सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अधिवक्ता रमन शाह की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने और रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन देने के फैसले को चुनौती दी गई है। यूकेडी ने जिस राज्य की अवधारणा को लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और पूरी जनता जनार्दन इसमें सम्मिलित हुई। उत्तर प्रदेश से कोई हमारा ऐसा सीधा झगड़ा नहीं था। लीडरशिप के पैमाने पर अगर देखें तो हमारे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स इस छोटी सी जगह पर वहाँ पर रहे। तो जो इसका पूरा 80% से ज़्यादा जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, इससे लगातार जो पलायन हो रहा है, जो बेरोजगारी हो रही है, आर्थिक पिछड़ापन हो रहा है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो रहा है, इनको दुरुस्त करने के लिए राज्य मांगा गया। और राज्य मांगने के बाद जो विशेष राज्य का दर्जा मिला, जो टैक्स हॉलिडे मिला, वो इसीलिए था कि यहाँ का पिछड़ापन दूर हो। तब यहाँ पहाड़ के लोगों ने ये नहीं कहा कि तराई में आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं। और ये सरकार लगातार पहाड़ विरोधी कार्य कर रही है और इतने सालों के बाद गैरसैंण को अभी तक राजधानी नहीं बनाया गया। और ये एक जमाया जो ये हमारा संस्थान है बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है। और जैसे हमारे अभी वरिष्ठ अधिवक्ता MC पंजी ने यहाँ बताया कि ये सरकार कानूनी रूप से भी गलत है, संवैधानिक रूप से भी गलत है और वैचारिक रूप से भी गलत है। इनकी नीति में भी खोट है, इनकी नीयत में भी खोट है और इसमें कोई दो राय नहीं है। औने पौने जिस प्रकार से सारी यहाँ एक चर्चा तैर रही है, औने पौने दामों में इस हाईकोर्ट को भी बेचने की बात कर रही है और ये लोगों के आक्रोश को बढ़ा रही है पहाड़ के अंदर। देखिए, हमारा जो मुख्य आर्गूमेंट था, हमारा मुख्य आर्गूमेंट ये था कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसकी धारा 2 के वायलेशन में कोई भी किसी भी प्रकार का जो उसका वो है नॉन साइट एक्टिविटीज़ जो फॉरेस्ट से संबंधित नहीं है, वो परमिसेबल नहीं है। और राज्य सरकार द्वारा एक जो प्रायर अप्रूवल लेनी चाहिए थी वो ना लेके उन्होंने पहले डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेने के बाद एक पोस्ट डिसीजन अप्रूवल के लिए वो सब एक कवायद कर रहे हैं, वो इम्परमिसेबल है। दूसरा, हाई कोर्ट जो यूपी इलेक्शन एक्ट था, एक्ट की धारा जो हमारी 26(2) है, उसमें प्रिंसिपल सीट एट नैनीताल है, वहाँ पर कहीं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है। तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं कि साहब हम हल्द्वानी शिफ्ट कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे, ये जब तक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन भारत सरकार का नहीं होगा तब तक के लिए राज्य सरकार को कानून के अंदर कोई भी अधिकार नहीं है इस तरह का प्रस्ताव भी भेजने का। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।